Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. और आप इस चैनल पे नए हो तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबाएं। यदि आपने हमारे पहले के कोई वीडियोस मिस किए हैं तो आप ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो और हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आप एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ MSCT एग्जाम फॉर केमिस्ट्री सब्जेक्ट। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगी नहीं, बस ये बताऊंगी कि कैसे पढ़ना है केमिस्ट्री को, जिससे आप सीईटी के लिए सबसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। और यदि आप इस तरह से, जैसे मैं बताऊंगी उस तरह से प्रिपेयर करोगे तो आपको 45 प्लस मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 50, ये गारंटीड है। सब टिप्स एंड ट्रिक जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं इस बात से कि सक्सेसफुल होने का एक ही सीक्रेट है कि आपके पास एक गुड स्टडी प्लान होना चाहिए। यदि आपको एग्जाम में सक्सेस हासिल करना है, अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं, तो आपके पास बहुत ही अच्छा स्टडी प्लान होना चाहिए। वो किस तरह से करना है वो ही मैं इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो आपके MSCT एग्जाम में हर सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चंस आते हैं। 50 क्वेश्चन फ्रॉम मैथ्स, 50 फ्रॉम बायोलॉजी, 50 फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 50 फ्रॉम फिजिक्स। यदि आप मैथ्स और बायोलॉजी को मेन सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया है, कोई मैथ्स करेगा कोई बायोलॉजी करेगा, तो उसके हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स ईच होते हैं। बट केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन 1 मार्क होता है हर एक क्वेश्चन का। यदि आपने करेक्ट आंसर दिया तो आपको 1 मार्क मिलेगा। यहां सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखना है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इन एग्जाम में। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये क्यों ध्यान रखना है कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। कोई गलत आंसर के लिए आपके मार्क्स काटे नहीं जाएंगे। अब केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिनमें से 10 क्वेश्चंस 11th स्टैंडर्ड से आएंगे और 40 क्वेश्चन 12th स्टैंडर्ड से। तो ये 10 और 40 मिलके बनाएंगे 50 क्वेश्चंस। तो इसलिए आप जो है 11th स्टैंडर्ड को भी इग्नोर नहीं कर सकते यदि आपको केमिस्ट्री में अच्छे स्कोर करने हैं तो। अब बहुत लोग ये बोलते हैं मैम केमिस्ट्री बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, हमें फॉर्मूलेस याद नहीं रहते, हमें रिएक्शंस याद नहीं रहता, हमें कुछ समझ में नहीं आता। बट केमिस्ट्री एक्चुअली वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट है यदि आप उसे फुल कंसंट्रेशन और रेगुलर स्टडी करो तो। केमिस्ट्री में जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, जो आप सबको इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं आपको बताऊंगी जल्दी कि इनऑर्गेनिक के कौन से चैप्टर्स आपके सिलेबस में है। बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो किसी भी बच्चों को स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं और आप इसे इजीली याद रख सकते हो यदि आप उसे बाय हार्ट कर लो तो। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। ये एक प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इक्वेशंस और रिएक्शन में। तो ये प्लस पॉइंट है कि आप कुछ रिएक्शंस, कुछ नेम रिएक्शंस, कुछ फॉर्मूले जो याद रखो, जिससे आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे और साथ ही साथ बहुत सारे टाइम बचा पाओगे एग्जाम के दौरान, क्योंकि आपको बाय हार्ट होगा तो डायरेक्टली आप आंसर कर पाओगे। बहुत देर आपको डालना नहीं पड़ेगा सोचने के लिए आंसर, जिससे बहुत टाइम भी बचेगा। अब ये सब जो प्राप्त करना है आपको इनऑर्गेनिक में गुड
पॉइंट्स, मतलब जिससे आप इनऑर्गेनिक अच्छे से याद रख सकें, इक्वेशंस ये अच्छे से याद रख सके, रिएक्शंस ये अच्छे से याद रख सके, बाय हार्ट इन शॉर्ट कर सके, मगअप कर सके, ये सब चीजें, जिससे आप एग्जाम में टाइम बचा सकें। इसके लिए आपको एक हैंडबुक बनाना बहुत जरूरी है। एक नोटबुक होना चाहिए आपके पास जिसमें एक सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलर इक्वेशंस आप रेगुलरली नोट डाउन करो। जैसे अभी हम सेशन कंडक्ट करते हैं एमएससीईटी का रोज, उसमें हम ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस रोज डिस्कस करते हैं। तो उनमें से कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आपको आंसर नहीं पता था, जिनमें कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, उसमें कौन सा केमिकल रिएक्शन यूज होने वाला है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, नहीं पता था। तो एक नोटबुक ऐसा मेंटेन कीजिए, जब आप कुछ भी कोई भी टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या कोई न्यू पॉइंट रीड कर रहे हैं, उसे आप नोट डाउन कर लीजिए जो आपको नहीं पता था। तो वो आपको हेल्प करेगा आगे के लिए उसे याद रखने के लिए और रिवाइज करने के लिए। अब आपके असेट्स क्या होने चाहिए? सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस। यदि कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, आप चीजें याद नहीं रख पाओगे, आप चीजें सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप डगमगाते रहोगे ऑप्शंस के बीच। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन नहीं है पढ़ाई में, उस पढ़ाई का कोई यूज नहीं। 4 घंटे पढ़ लिए बट कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं था, वो पूरा 4 घंटा वेस्ट है। 1 ही घंटा पढ़ो बट कॉन्सेंट्रेशन के साथ। डिटर्मिनेशन, आपकी चाह होनी चाहिए कि मुझे स्कोर करना है केमिस्ट्री में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स, फिजिक्स में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपका गोल आपने निश्चित कर लेना चाहिए कि मुझे ये करना ही है। टाइम प्लानिंग, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। समय जाने के बाद यदि आप उस पॉइंट को पढ़ लोगे तो कुछ यूज का नहीं रहेगा। इसलिए सही समय पे सब पढ़ाई कंप्लीट होना चाहिए, सही समय सब टॉपिक को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक को आप दे रहे हो 10 घंटा, एक टॉपिक को 2 ही घंटे, ये नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट, पेशेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज के आज ही मैं 4 चैप्टर कंप्लीट कर लूं, अभी के अभी हो क्यों नहीं रहा है मुझसे, मुझे याद क्यों नहीं रह रहा है, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये पेशेंस रखना बहुत जरूरी है पढ़ते वक्त। अब इसके लिए क्या करना है आपको सबसे पहले जो केमिस्ट्री की पढ़ाई के लिए शुरू करना है, आपको आपके केमिस्ट्री के टॉपिक्स को डिवाइड करना है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आया, केमिस्ट्री के टॉपिक्स को आप किस में डिवाइड करें? केमिस्ट्री है तो आपको केमिस्ट्री के टॉपिक्स को इन 4 चीजों में डिवाइड करना है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड जनरल केमिस्ट्री। आपके टेक्स्ट बुक में 16 चैप्टर्स है, ये 16 चैप्टर्स ये चारों में से ही एक में कैटेगरी में आते हैं। अब ये डिवाइड करके यूज क्या है? देखिए, जब आप डिवाइड कर लीजिएगा ये 16 चैप्टर्स को, तब आपके ध्यान में आएगा कि जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, नेक्स्ट 7, 8, 9 चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, नेक्स्ट 10, 11, 12, 13 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, और लास्ट 3 चैप्टर्स जनरल केमिस्ट्री के हैं। अब जो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें से सिर्फ थियोरी क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के नहीं होता। इसलिए ये 3 टॉपिक्स को कोई भी ऑप्शन में नहीं छोड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए इसे तो बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट है जनरल केमिस्ट्री। जनरल केमिस्ट्री में से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ध्यान रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ध्यान रखने हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं, बस उतना इनमें से आप याद रखिए। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। अब कुछ बच्चों को मैथ्स बहुत अच्छा लगता होगा, तो उन्हें फॉर्मूले अच्छे से याद रहते होंगे, उन्हें न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व होता होगा, उन्हें पता होगा कि कौन सा न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला कैसे डालना है और कैसे जल्दी से सॉल्व कर लेना है। तो उन सब के लिए फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इजी होगा।
तो उन बच्चों के लिए ये सजेशन है कि पहले आप फिजिकल केमिस्ट्री जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आपको ये 6 चैप्टर्स बहुत इजी लगेंगे, और उसके बाद बचे हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर की तरफ मूव कीजिए। बट जिन बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा नहीं लगता, स्पेशली बायो बैकग्राउंड के बच्चों को, मैम फॉर्मूले याद नहीं रहते, पता नहीं चलता न्यूमेरिकल पढ़ के कि किसमें क्या फॉर्मूले डालें, कुछ फॉर्मूले देख के समझ में नहीं आता, पाई क्या है, सी क्या है, टी क्या है, ओमेगा क्या है, उन बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ज्यादा कंसंट्रेट करना होगा। ये फिर आपको हेल्प करेगा स्कोर करने में। तो उन बच्चों को हैलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल, एल्डिहाइड, अमाइंस, 11th के कुछ चैप्टर्स वो इतने अच्छे से करने होंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री में यदि कुछ छूट जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेकअप कर ले। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है इंपॉर्टेंट क्या है, नेम रिएक्शंस, रिएजेंट्स, ठीक है, प्रिपरेशन टेक्निक्स, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो याद रखना जरूरी होगा। और फिजिकल केमिस्ट्री में ऑब्वियसली फॉर्मूलेस और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो आपको किस तरह से अपने स्टडी को कैटेगराइज करना है, जिनको फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा लगता है फिजिकल, इनऑर्गेनिक, जनरल केमिस्ट्री पहले कंप्लीट कर ले, और ऑर्गेनिक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको इजीली याद रख सकते हैं वो कर ले। जिन्हें ऑर्गेनिक अच्छा लगता है वो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जनरल कंप्लीट कर ले, और फिजिकल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वो ध्यान में रखें, जिससे आप ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब फिजिकल केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है? फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर्मूलेस। हर एक फॉर्मूले में उसका टर्म का मतलब क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है। जैसे पाई इक्वल टू CRT, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा वो ये नहीं बताएंगे क्वेश्चन में कि पाई का वैल्यू ये है, वो कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू ये है। तो आपको याद रखना होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई, सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, टी मतलब टेम्परेचर। तो क्वेश्चन में बताने नहीं वाला है ये टर्म्स का मतलब, तो आपको ये इक्वेशन के साथ उनके टर्म्स के मतलब याद रखने होंगे। यूनिट्स आपको मैनिपुलेट करने आना चाहिए, जैसे पिकोमीटर से मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में, केजी से ग्राम में, ठीक है, ये यूनिट्स को आपको चेंज करना आना चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने होंगे। एक बार आपने फॉर्मूला याद कर लिया, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपके ध्यान में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहां अप्लाई करना है। एक बार आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लिए, फिर आप इस तरह से आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। पहले सबसे पहला स्टेप होगा फॉर्मूले याद कर लिए, सेकंड स्टेप बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, थर्ड स्टेप अब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाइए, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में वापस आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए न्यूमेरिकल इन लेस टाइम। तो आपने यदि फॉर्मूला याद कर लिया हो, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हो, तो आप कम से कम टाइम में आप न्यूमेरिकल जो है सॉल्व कर पाएंगे। और फिर उसके बाद जो थियरी पार्ट आता है फिजिकल केमिस्ट्री में, वह है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड सम फ्यू कॉन्सेप्ट्स, तो आपको ध्यान रखना होगा। इस तरह से आप फिजिकल केमिस्ट्री प्रिपेयर कर सकते हो। अब फिजिकल केमिस्ट्री प्रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले एक नोटबुक भी बना लेना होगा। उस नोटबुक में आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो भी आपने लिखे हैं, हर एक फॉर्मूला का एटलीस्ट 2 से 3 प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उस फॉर्मूले के नीचे ही सॉल्व करके रखिए, जिससे आपको ध्यान में रहेगा कि इस फॉर्मूले को मुझे कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि देखिए, यदि खाना पकाना सीखना है तो सिर्फ देख के नहीं आता, उसे करना होता है। वैसे फॉर्मूले याद तो कर लिए, बट अब अप्लाई नहीं करना सीखोगे तो पता नहीं रहेगा उसे डालना कैसे है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फॉर्मूले आपने लिखे हैं उसके ही नीचे आप उसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 2 से 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, जिससे आप जब रिवाइज करोगे आपके ध्यान में आएगा इस फॉर्मूले के क्वेश्चन को किस तरह से घुमा फिरा के पूछा गया था। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को अपने ओन लैंग्वेज में रख लीजिए। यह नोटबुक फिर आपको एंड में बहुत हेल्प करेगा रिवाइज करने के लिए। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा थियरी है, पूरा लर्निंग है, पूरा मगअप है। तो सबसे पहले है उसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट पार्ट आता है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि एस और पी ब्लॉक आपने पढ़ लिया था 11th स्टैंडर्ड में, डी एंड एफ ब्लॉक आपने पढ़ा है 12th में, और ये पूरा पीरियोडिक टेबल आप कवर कर चुके हैं। अब इस पे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए पीरियोडिक टेबल आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। कौन सा एलिमेंट कौन से ब्लॉक में है, वो ब्लॉक कहाँ प्रेजेंट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लेफ्ट से राइट मूव करोगे तो एटॉमिक साइज बढ़ता है या घटता है, एटॉमिक रेडियाई पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, उसकी एसिडिटी पे क्या इफेक्ट होता है, बेसिसिटी पे इफेक्ट क्या होता है, एस ब्लॉक में मेटल्स हैं कि मेटलॉइड्स हैं कि नॉन मेटल्स हैं, पी ब्लॉक में क्या है, एफ ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कौन से एलिमेंट मैन मेड है, नेचुरल है, कौन से एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। ये सब पूरा थियरी है। और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके टेक्स्ट बुक से ही आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते, तो उन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को आप प्रिपेयर कर लें। तो ये हुआ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और ये सब के लिए अगेन आपको एक नोटबुक बनाना होगा। उस नोटबुक में आप रफ स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाएं, मैं नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पे ये डाल दूंगी। उस रफ स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल में एसिडिटी इस तरफ से लेफ्ट से राइट जाते हुए डिक्रीज हो रही है, बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है, ये सब पॉइंट ऐसे ग्राफ फॉर्म में नोट डाउन कर लें, जिससे आपको एंड में रिवाइज करने के लिए इजी हो। सारे ब्लॉक के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखें, एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पी का, डी का, एफ का, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं, जैसे डी ब्लॉक में 3D सीरीज में क्रोमियम एंड कॉपर है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखें, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव है, कुछ नहीं है, वो याद रखें। तो उस तरह से आपको ये नोटबुक में नोट डाउन करना होगा। अब मूव करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। इनैंशियोमर क्या है, डायस्टीरियोमर क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, व्हाट आर अमाइंस, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, ये डेफिनेशंस याद करना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे रेजोनेंस इफेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस इफेक्ट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि विच वन इज मोर एसिडिक, विच इज मोर बेसिक, कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। फिर एसिडिक कॉन्सेप्ट, बेस का कॉन्सेप्ट कि कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा बेसिक है, क्यों है, ठीक है। फिर 4-5 मॉलिक्यूल देंगे, बोलेंगे अरेंज करो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एसिडिटी, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग बेसिसिटी, तो वो आना चाहिए आपको। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, टॉटोमराइजेशन, ओके, ये सब कॉन्सेप्ट आने चाहिए। नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है वो रिएक्शंस। रिएक्शंस दो कैटेगरी में है, एक है नेम रिएक्शंस जो साइंटिस्ट के नाम पे रखे जाते हैं, जैसे फिटिक रिएक्शन, ब्रूट्स रिएक्शन, ब्रूट्स फिटिक रिएक्शन, विल्सन सिंथेसिस, करेक्ट, ये सब रिएक्शंस पता होने चाहिए। एंड अदर रिएक्शंस, फ्यू प्रिपरेशन मेथड्स, फ्यू अदर रिएक्शंस जहां पे कोई रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, जैसे मार्कोनिस रूल अप्लाई हो रहा हो, सेडजेफ रूल अप्लाई हो रहा हो, तो ये सब रूल्स और उनके रिएक्शंस भी पता होने चाहिए। तो मैं सबको ये सजेस्ट करूंगी रिएक्शन याद रखने के लिए आप ऐसे कॉलम्स बना लीजिए। फर्स्ट कॉलम में नेम ऑफ दैट रिएक्शन, जैसे ब्रूट्स रिएक्शन बोल रहे हो तो नेम ऑफ दैट रिएक्शन इज ब्रूट्स। फिर रिएजेंट, रिएजेंट क्या यूज होता है ब्रूट्स रिएक्शन में, अल्काइल हैलाइड। फिर रिएक्टेंट, फिर नेक्स्ट रिएजेंट, पहले रिएक्टेंट लिख लिया, फिर रिएजेंट, रिएजेंट क्या यूज होता है, सोडियम मेटल। फिर उसके बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है ब्रूट्स रिएक्शन में, अल्केन। तो इस तरह से आप उसका चार्ट बना लीजिए। अभी लास्ट कॉलम क्यों है, कौन सा सॉल्वेंट यूज होता है, क्योंकि कभी कभी उस पर क्वेश्चन आता है। तो ब्रूट्स रिएक्शन पे आप एरो पे हमेशा देखते होंगे ड्राई ईथर, तो सॉल्वेंट यहाँ पे यूज हो रहा है ड्राई ईथर। कुछ रिएक्शंस में सॉल्वेंट या कैटलिस्ट यूज नहीं होते, वहां पे डैश मार दीजिए, जहां यूज होते हो वहां पे उनका नाम लिख लीजिए। तो इस तरह से आप जो है ये रफ टेबल बना लीजिए, जिसे आप रोज रिवाइज करोगे तो आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा रिएक्शन लर्न करने के लिए, क्योंकि किसी भी चीज को आप रोज रोज देखो तो अपने आप वो लर्न हो जाता है। तो रिएक्शंस लर्न करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे टेबल चार्ट में कन्वर्ट कर लें और उसे रोज रिवाइज करें, जिससे अपने आप वो आपके दिमाग में फिट हो जाए। नेक्स्ट है जनरल केमिस्ट्री। जनरल केमिस्ट्री में ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं,
कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जैसे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, सम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, सम स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलीमर्स और कुछ फ्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। बस आपको उतना ही याद रखना है जनरल केमिस्ट्री में। तो इस तरह से आप ये जो 12th स्टैंडर्ड का सारा केमिस्ट्री वो कवर कर लोगे और ये सब आप एक नोटबुक में नोट डाउन करते जाओगे, जिससे आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ 11, क्योंकि 11 को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 10 मार्क्स के क्वेश्चन तो 11 स्टैंडर्ड से आते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है 11 के वो है स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें आपको कुछ फ्यू फॉर्मूलेज और फ्यू कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर काउंटिंग वो सब पे ध्यान रखना है। एडजॉर्प्शन, कोलाइड्स, देन केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें आपको केमिकल बॉन्ड्स, उनके नेचर, उनके ओवरलैप्स, हाइब्रिडाइजेशन याद रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स तो इंपॉर्टेंट है ही, मैंने पहले ही बताया है, उन्हें तो याद रखना जरूरी ही है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, टॉटोमरेज इफेक्ट, होमोलोगस सीरीज वो याद रखना जरूरी है और हाइड्रोकार्बन्स में रिएक्शंस याद रखना जरूरी है। तो ये हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड। अब ये सब आप पढ़ चुके हैं, ये सब का आप नोट्स बना चुके हैं, ये सब के लिए आप साथ रेडी हैं। तो अब सीईटी के प्लानिंग के लिए क्या करें? पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, सब कर लिया, अब क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, रिवाइज करते रहिए। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है कंटिन्यूस रिवाइज कीजिए। आज पढ़ लिए, डायरेक्ट एग्जाम के एक दिन पहले खोलोगे सब भूल चुके होंगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन बेटर, ऑलवेज रिमेंबर। उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपके वीक चैप्टर्स पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। पहले जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है उन्हें कवर कर लीजिए, क्योंकि वो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, वो आपको स्कोर करने में हेल्प करेंगे, और फिर वीक चैप्टर्स के पास मूव कीजिए। नहीं तो क्या होता है, सिर्फ वीक चैप्टर पहले आप पढ़ोगे, जैसे आपको ऑर्गेनिक टफ लगता है, फिजिकल इजी, तो आप क्या बोलोगे, पहले मैं ऑर्गेनिक पढ़ लेता हूँ, बाद में तो फिजिकल तुरंत हो जाएगा। बट ऑर्गेनिक पढ़ने के चक्कर में फिजिकल को जितना मिलना चाहिए था टाइम, जिसमें आपका एक्चुअली प्लस पॉइंट था, वो आपने छोड़ दिया। अब एग्जाम में क्या होगा, जब फिजिकल ऑर्गेनिक दोनों के क्वेश्चंस दिखेंगे, तो ऑर्गेनिक तो इतना पढ़ने के बाद भी नहीं आ रहा है, और फिजिकल का क्वेश्चन देखा देखा सा लग रहा है, काश मैं उस समय थोड़ा और पढ़ लेता तो मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए वीक चैप्टर में ध्यान देना ही है, बट बाद में पहले आप स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिए। एग्जाम हॉल में अफसोस नहीं होना चाहिए कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था और इसका मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। नेक्स्ट, टेस्ट। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट आपको एनालाइज करने के लिए हेल्प करेगा कि आपकी पढ़ाई कहां तक पहुंची है, कहां कमियां हैं, कहां आप ज्यादा वर्क कर सकते हो। आप सब पढ़ चुके हो, सब आ रहा है, पर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, ये सब कहां से पता चलेगा? टेस्ट से। सो ज्यादा मॉक टेस्ट लीजिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए, अपने वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ढूंढिए और उन पे वर्क कीजिए। नेक्स्ट, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ जाए, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो समझ में आ जाए। सिर्फ फॉर्मूले लर्न कर लिए, थियोरी लर्न कर लिया, सब कर लिया, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ना भूलें। एंड में वापस प्रैक्टिस, दैट इज यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर्मूलेस फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, reactions and important equations for inorganic and organic chemistry। ये सब जानने के बाद ये सब को आज के आज ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि डू इट नाउ, समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। वीडियो देख लिए, यूट्यूब बंद कर दिया, रख दिया, बाद में पढ़ लेंगे, कल से पढ़ लेंगे, परसों से पढ़ लेंगे, वो कभी नहीं आने वाला। इसलिए डू इट नाउ। अब फाइनल प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। फाइनल प्रिपरेशन, ये पॉइंट कब इंपॉर्टेंट है, जब एग्जाम सिर्फ 2 हफ्ते दूर है, सिर्फ आपके हाथ में 15 दिन है, आप सब पढ़ चुके हैं, नोट्स बना चुके हैं। अब आपको स्टडी पॉइंट वाइज करना है, क्योंकि आपके पास नोट्स बने हुए हैं।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया उसके नोट्स हैं आपके पास। अब आपको उनको पॉइंट वाइज सिर्फ रिवाइज करना है। लास्ट के दिन पे सबसे पहले प्रायोरिटी आपको देने होंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। ये नहीं कि 16 टॉपिक्स हैं तो पॉलीमर, ग्रीन केमिस्ट्री तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अच्छे से पढ़ लिया और ये सोच रहे हैं कि 16 में से 2 चैप्टर तो हो गए, बट वो कितने कम वेटेज वाले चैप्टर हैं, उन्हें पढ़ के आप नहीं कुछ कर पाओगे। तो आपको पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेने हैं और फिर लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव करना है। सारे चीजों को जो है नोट डाउन करते जाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ये नहीं कि अभी एक रिएक्शन पड़े, अरे ये नहीं आ रहा था, इसका आंसर ये, ठीक है ठीक है ये आंसर है, आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो नहीं आ रहा था, वो इंपॉर्टेंट था, नोट डाउन कीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए लास्ट वाले डेज में। क्यों? क्योंकि गलतियों से इंसान को याद रहता है। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा गलतियां होंगी और आपको ध्यान में रहेगा, अरे हाँ इस क्वेश्चन में ऐसा था, जहां मैं सोच रहा था कि वहां 4 होना चाहिए वहां 2 था, ऐसा क्यों था। अब वो एग्जाम तक याद रहेगा कि ये गलती की थी और इसका आंसर ये था। ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए और याद रखिए, बहुत सारी चीजों को एक ही टाइम पे करने की कोशिश ना करें। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब एक साथ ले लिया और सबको एक साथ ही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स के लिए 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, अरे अब नहीं मन लग रहा, केमिस्ट्री लिया 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, अब नहीं मन, बायोलॉजी लिया, उस तरह से नहीं करना है। आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके हिसाब से आपको स्टडी करना है। एक ही बार में बहुत सारी चीजों में हाथ ना डालें, जिससे सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट होगा, टाइम वेस्ट होगा। अब सब कुछ कर लिया है, अब युद्ध में आप उतर चुके हैं, अब एग्जामिनेशन हॉल में। एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या करना है? आपको हर एक क्वेश्चन के साथ जल्दी नहीं मचानी है। आप क्वेश्चन को ठीक से रीड कीजिए, समझिए क्या पूछ रहे हैं, क्या बताना चाहते हो, फिर सॉल्व कीजिए। कभी कभी लो कॉन्फिडेंस की वजह से क्या होता है, बहुत बच्चों के साथ होता है कि कोई क्वेश्चन रीड कर लिया और उसका आंसर पता है, बट ये सोचेंगे कि मुझे इसका आंसर कैसे पता है, ये इतना सिंपल होगा क्या, और जो आंसर होना चाहिए उसको छोड़ के दूसरा मार्क करेंगे। मतलब पता था ये आंसर सी है बट मार्क करेंगे बी, ये सोच के कि मुझे नहीं आ सकता इसका आंसर, ये सीईटी का पेपर इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी ना पूछा होगा। ये गलतियां हो जाती हैं। कभी पूछा होता है एक्स और आंसर देते हो आप वाई, इसलिए क्वेश्चन के साथ जल्दी ना मचाएं, कॉन्फिडेंस लूज ना करें। दूसरी बात, कोई भी सिंगल क्वेश्चन का जल्दी नहीं मचाना नहीं है, ये तो मैंने कह दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि एक क्वेश्चन पे आप 10 मिनट गवा दें। जल्दी नहीं मचाना मतलब ठीक से पढ़ना होता है क्वेश्चन, ये नहीं कि 10-10 मिनट एक ही क्वेश्चन पे स्पेंड करें। ज्यादा टाइम एक क्वेश्चन पे स्पेंड ना करें। टफ लग रहा है क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग लग रहा है, उसे मार्क करें कि एंड में आप वापस उसके पास आओगे, बट आगे आप मूव करें। क्या होगा, 50 क्वेश्चंस थे, फर्स्ट 40 क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए, बहुत टाइम वेस्ट करके लास्ट के 10 क्वेश्चंस देखे भी नहीं। एग्जाम हॉल के बाहर आने के बाद पता चला कि वो लास्ट 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो मुझे आ रहे थे। इसलिए टाइम वेस्ट किए बिना जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हें अच्छे से पहले सॉल्व कर ले और फिर जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे या कंफ्यूजन था उनमें एंड में लौटे। बट साथ में याद रखें कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, क्योंकि सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। इसलिए जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, कंफ्यूजन्स था, जिनको छोड़ के आप आगे बढ़ गए थे, लास्ट में जरूर उनके पास जाके उन्हें सॉल्व करें। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, सबमिट करने के पहले आप अपने आंसर्स को एक बार जरूर चेक करें, क्योंकि कभी कभी हम घबराए होते हैं, जल्दी में होते हैं, टाइम बीतता हुआ दिखता है और हमें आंसर बी मार्क करना होता है और हमसे मार्क हो जाता है सी। तो सबमिट करने के पहले चेक कर लें कि आपने बी को बी ही मार्क किया है, जिससे आप जो है जानते हुए भी, समझते हुए भी गलत आंसर सबमिट ना कर दें। और याद रखें, सक्सेस तुरंत नहीं मिलता, एक दिन का खेल नहीं है। सक्सेस स्मॉल एफर्ट्स का सम होता है, जो आप वो एफर्ट करते हो दिन रात, उसका सम होता है। इसलिए आपको यदि सीईटी में अच्छे मार्क्स लाने हैं, बहुत बच्चे मुझे रोज ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्या मैम 50 आउट ऑफ 50 आ सकते हैं केमिस्ट्री में, क्या मैं सीईटी में अच्छे मार्क्स ला पाऊंगा? अरे हाँ ला पाओगे, बट
वो एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में नहीं हो सकता। उसके लिए आपको रोजाना उतनी मेहनत करनी होगी। अभी सीईटी के लिए टाइम है, इसलिए आज से आप शुरू करें, दिन रात करके एक करें, तब जाके आप वो सपना पूरा कर पाओगे। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके पास किसी भी तरह का डाउट है, कमेंट है, सजेशन है, आप मुझे सजेशन बॉक्स या फिर asiadout04@gmail.com पे पूछ सकते हो, बता सकते हो। आपको इसी की तरह कोई और वीडियो चाहिए, उसका भी सजेशन दे सकते हो, उसका भी डिमांड कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड, कीप स्टडिंग।